Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज की। हम साइंस की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको आपके बाकी टीचर्स से इंट्रोड्यूस करा दूं जो कि आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश या सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी आप होंगे कामयाब आपके एग्जाम्स में, या फिर हम कहें कि हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं हम सीधे चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज पर। चैप्टर नंबर 14 क्या था? चैप्टर नंबर 14 था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आप इसे वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देन हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या जादू करता है, मतलब कि जैसे कि आपने तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी, मैं उसे इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकती हूँ, जी हाँ कह सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या करती है आपके घर में वोल्टेज और करंट आपको प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये जो करंट है वो आपके फैन को रोटेट कर देता है, आपके रेफ्रिजरेटर को चलाता है, आपके एसी को चला देता है। आप इसकी मदद से कुछ चीज़ें गर्म करते हो, लाइक आप इसका यूज हीटर में करते हैं, आप इसका यूज गीजर में करते हैं। तो ये जो अलग अलग जगह आपको अलग अलग सी चीजें मिल रही है ना, कि कहीं पर ये रोटेशन कर रहा है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर ये इलेक्ट्रिक करंट दे देने की वजह से कोई डिवाइस घूमने लग जा रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक करंट दे देने की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट दे देने की वजह से आपका जो डिवाइस है वो चीजों को गर्म करने लग जा रहा है। तो यही सब तो इसके इफेक्ट्स हैं। तो हमने पढ़े थे भाई मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा हमने, इसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, इसमें होते हैं केमिकल्स इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का अगर एग्जांपल मैं बताऊं इलेक्ट्रिक करंट का, कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया और उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया, तो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण आपका जो फैन है ना वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका मोटर है, ये भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हमने हीटर्स में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा केमिकल इफेक्ट की बात करें तो भाई जितने भी आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या मतलब होता है अब? तो भाई आपके घर में यूटेंसिल्स होंगे जो कि एल्यूमिनियम के हैं, लेकिन उनके ऊपर कॉपर भी लगा होता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रिक करंट कर देता है उसी को कहा जाता है उसके इफेक्ट्स। तो हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ में हमने पढ़ा था कि उनके सिंबल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कॉन्सेप्ट वीडियोस में और रिवीजन वीडियो में, तो देखिएगा जरूर अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, अब हम शुरुआत कर देते हैं चैप्टर 14 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द डिवाइस यूज अ बैटरी। अब इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि बैटरी का यूज करेगा? बैटरी या फिर सेल, इन दोनों ही टर्म्स का हम यूज कर सकते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज। अब आपको इनमें से टॉर्च का नाम तो पता ही होगा और टीवी रिमोट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन शायद आपको ट्रांजिस्टर के बारे में ना पता हो। तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो ये ट्रांजिस्टर जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप बोल सकते हो। क्या होता है ट्रांजिस्टर? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना। इसका यूज अपन कहां पर करते हैं? जैसे जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो
या फिर जैसे आप टीवी के रिमोट को खोल करके देखोगे तो उसमें भी आपको ट्रांजिस्टर्स मिल सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी भी ऐसे टीवी अगर आपका कभी ओपन होता है तो आप उसमें देखोगे तो आपको छोटे छोटे से कंपोनेंट्स मिलेंगे जिसमें आपको ट्रांजिस्टर भी मिलता है। ठीक है, तो भाई ये जो ट्रांजिस्टर काम करता है और जो टॉर्च काम करता है और टीवी रिमोट कंट्रोल काम करता है, तो ये कैसे काम करते हैं? इनको ऑन करने के लिए या इनको काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनमें लगानी पड़ती है आपको बैटरी। जैसे टॉर्च कब काम करता है जब आप उसमें बैटरी डालें या फिर सेल का यूज करें तो टॉर्च ऑन होता है। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये भी कब काम करता है, ये इसका सिंबल होता है। ये अभी आप जब आगे और बड़ी क्लास में जाएंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है? तो ये भी ऐसे ही वर्क करेगा कि जब आपने इसमें एक बैटरी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद ये काम करना शुरू करता है। ठीक, अब ये तो आगे हम पढ़ेंगे बाद में कि ये ट्रांजिस्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, है ना। वैसे ही टीवी का रिमोट कब काम करता है? जब आप उसके अंदर सेल लगाते हो। इसका मतलब कि विच ऑफ द डिवाइस यूज अ बैटरी, विच ऑफ द डिवाइसेस यूज बैटरी। तो भाई टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल, ये तीनों ही बैटरी का यूज करते हैं। इनको ऑन करने के लिए हमें बैटरी लगानी पड़ती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारी चीजें जो है वो बिना बैटरी के नहीं चल सकती। जब बैटरी लगाएंगे तो उससे करंट बनेगा और ये करंट आपके टॉर्च को जला देगा, ट्रांजिस्टर से काम कराएगा। ट्रांजिस्टर एक्चुअल में क्या होता है? एक तरीके का स्विच होता है, ठीक है, और इजी तरीके से याद रखिए, है ना। एक स्विच होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को चालू या बंद करने का काम करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल भी तभी काम करेगा जब आप उसके अंदर सेल को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को खत्म, फर्स्ट को। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ डिवाइस इज, अब जैसे अभी अपन ने डिवाइसेस की बात करी, टॉर्च की बात करी, या फिर कई बार आपके ऐसे कोई टॉय होते हैं जिसमें कि बहुत सारे सेल्स लगते हैं, तो उन सेल्स को आप कैसे लगाते हैं? वेल, साइड बाय साइड, वन आफ्टर अदर, ए और बी, या नन ऑफ दीज। तो क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास सेल्स हैं तो आपको क्या करना है? उन्हें साइड बाय साइड लगाना है। कैसे लगाना है? साइड बाय साइड, एक के बाद दूसरा, है ना। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके सेल कैसे लगे होते हैं, कुछ इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है। फिर अगर दूसरा सेल लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? दूसरे साइड पर आपका नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये साइड बाय साइड इसलिए इस तरह से कनेक्टेड होते हैं ताकि ये अगर जुड़े, है ना, इसके अंदर अगर ये कनेक्टेड हो तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, है ना। हमें क्या करना होता है? इन्हें साइड बाय साइड कनेक्ट करना होता है। अगर मेरे पास 2-3 सेल हैं तो मैं इन्हें किस तरह से कनेक्ट करूंगी? कुछ ऐसे, साइड बाय साइड। तो ये अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, लेकिन बस आपको याद रखना है कि डिफरेंट पोलैरिटीज को आपको ऐसे कनेक्ट करना है ना। और एक के बाद एक इसलिए करते हैं क्योंकि जो करंट होता है वो एक जैसा फ्लो करता है अगर आपने इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ हो, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं कि करंट जो है वो सीरीज कनेक्शन में एक जैसा फ्लो करता है। इसी के कारण हम जो सेल्स हैं उन्हें साइड बाय साइड या वन आफ्टर द अदर लगाते हैं, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट अगेन थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा है, लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं कि अगर हमें सेल्स को कनेक्ट करना है तो हम इन्हें साइड बाय साइड कनेक्ट करेंगे। मतलब कि एक सेल के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और कैसा भी अरेंजमेंट हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से या माइनस दूसरे के प्लस से कनेक्टेड हो, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में ही क्यों सेल्स को रखा जाता है? कई बच्चों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा ही करते हैं। तो इसीलिए करते हैं ताकि ये जो करंट है वो एक जैसा फ्लो कर सके। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में एक नल से एक पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है। अगर आप उसी पाइप को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, उसके बीच में एक और पाइप लगा दिया, है ना। एक पाइप आ रहा था यहाँ से जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, अब आपने क्या किया? एक और पाइप यहाँ से लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो क्या होगा? ये जो पाइप जो पैरेलल में जा रहे हैं ये क्या करेंगे? उस पानी के अमाउंट को कम कर देंगे। लेकिन अगर सीरीज में ही पूरा का पूरा आपका पाइप हो तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स में आपके यहाँ पर पानी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि करंट जो है अगर एक लाइन में चलता है ना,
ठीक है, तो वो सेम रहता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। लेकिन अगर आप करंट को डिवाइड कर दोगे और अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग जगह लगा दोगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। इसी कारण क्या किया जाता है कि जितने भी सेल्स हम यूज करते हैं हम उन्हें साइड बाय साइड, वन आफ्टर द अदर, या फिर और हम बेहतर लैंग्वेज में और टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो हम उन्हें सीरीज कनेक्शन देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों ही राइट आंसर हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो only when the switch is in the dash position। ठीक है, कौन सी पोजीशन में होना चाहिए अब स्विच? अब अपन एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके आपको बता देते हैं फटाफट से। ये हमने लगा दिया एक छोटा सा आपका सेल लगा दिया, ठीक है, ये लगा हुआ है आपका बल्ब। ठीक, अब भाई बल्ब को आप सिंबल भी यूज कर सकते हो जो कि इस तरह से होता है, ठीक है, या फिर आप उसको डायरेक्ट डिजाइन भी कर सकते हो, मतलब जैसे अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो ये भी चल जाएगा। क्लियर है ना? अब यहां पर हमने लगा दिया है एक स्विच, ठीक है, ये क्या है? स्विच। अब ये स्विच की कौन सी कंडीशन है? ये स्विच आपका ओपन है, मतलब कि खुला हुआ है ना? स्विच कैसा है? स्विच यहां पर ओपन है, दैट मीन्स स्विच यहां पे हिंदी में अगर मैं लिखूं खुला हुआ है ना, ओपन है। दैट मीन्स कि आपका ये जो सर्किट है ये कैसा कहलाएगा? ये सर्किट आपका ओपन सर्किट कहलाएगा, ठीक है। और बेसिकली आपका अगर ये सर्किट स्विच ऐसा है, दैट मीन्स कि वो कैसी पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन में है। कैसी पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन में, है ना, ऑफ पोजीशन। तो क्या अगर यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है या फिर इसको सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है तो क्या करंट यहाँ पर फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए ये जरूरी होता है कि सर्किट पूरा क्लोज हो। लेकिन जब करंट यहाँ पर जाएगा तो कैसा दिखेगा? उसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको कुछ अलग तरीके से डिजाइन कर देते हैं। मान लीजिए स्विच यहाँ है और आपका ये जो बल्ब है ये यहां पर है, ठीक है। अब बताइए क्या बल्ब ग्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को रास्ता ही नहीं मिल रहा आगे आने के लिए, ठीक है। इसलिए ये जो आपका बल्ब है वो जलेगा नहीं और ये स्विच इसकी ऑफ पोजीशन में है। अब ऑन पोजीशन का स्विच कैसा होता है? भाई ये अगर आपका स्विच है और ये कुछ इस तरह से है ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसकी ऑन पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर ये जो सर्किट बना हुआ है ये सर्किट क्या है? ये सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट है। कैसा सर्किट है? क्लोज्ड सर्किट। और इस क्लोज्ड सर्किट का मतलब ये नहीं है कि सर्किट काम नहीं कर रहा। क्लोज मतलब कि हर जगह से एक क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है। तो जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो क्योंकि यहाँ पर रास्ता मिल गया है अब इसको जाने के लिए, खाई नहीं है, तो करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो करेगा और ये जो बल्ब है आपका ये ग्लो कर जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब्स ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन द डैश पोजीशन। तो किस पोजीशन में आपका बल्ब जलता है? तो जब आपका जो स्विच है वो ऑन पोजीशन पर है, दैट मीन्स कि आपका स्विच जो है वो कैसा हो? स्विच जो है वो आपका क्लोज हो, बंद हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो आप क्या कहोगे कि स्विच ऑन पोजीशन में है और आपका बल्ब तभी ग्लो कर पाएगा। और इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन ऑन पोजीशन। तो जब आपका स्विच है वो ऑन पोजीशन में होता है तभी आपका जो सर्किट है वो क्या कहलाता है? वो आपका क्लोज सर्किट कहलाता है और बल्ब भी तभी ग्लो कर पाता है। तो ये क्वेश्चन हम यहीं खत्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब अगर आपने इस थर्ड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया था तो फोर्थ क्वेश्चन को आंसर देने में आपको बिल्कुल देरी नहीं लगने वाली है। तो व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी। अगर स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में होता है, अब ऑन पोजीशन मतलब कि वो सर्किट को खोला नहीं छोड़ेगा, सर्किट को चारों तरफ से बंद रखेगा। इसका मतलब कि अगर ये मेरा सर्किट है तो ये जो स्विच की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो जब इस
जिस पोजीशन में आपका सर्किट होता है, ठीक है, जो कि एक ऑन पोजीशन में है, आपका जो स्विच है वो कैसी पोजीशन में है? ऑन पोजीशन में। ऑन का मतलब क्या है कि ये करंट को रास्ता देगा कि वो उसके बल्ब तक पहुंच जाए, ठीक है, याद रखेंगे, करंट को ये थोड़ा सा रास्ता देगा कि ये इसके बल्ब तक पहुंचे, और ये क्या कहलाएगा फिर? आपका ऑन पोजीशन का स्विच। और सर्किट कैसा कहलाएगा? सर्किट कैसा दिख रहा है आपको? क्या कहीं से खुला हुआ सर्किट दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर अपना स्विच लगा हुआ है, लेकिन कहीं से भी सर्किट खुला हुआ है क्या? नहीं। तो ये सर्किट कैसा कहलाएगा? क्लोज्ड सर्किट। कैसा? क्लोज्ड सर्किट। या हम इस सर्किट को कह सकते हैं कंप्लीट सर्किट। क्या कह सकते हैं इसे अपन? कंप्लीट सर्किट। अब ये कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट क्यों कहला रहा है? तो क्लोज्ड का मतलब तो हम समझ गए कि कहीं से भी सर्किट में लीकेज नहीं है, दैट मीन्स कि कहीं से भी ये सर्किट ओपन नहीं था, इसलिए हमने इसको क्लोज्ड कहा। कंप्लीट का क्या मतलब हो सकता है? तो वेल, कंप्लीट का मतलब होता है कि इस सर्किट में अगर आप कोई भी इक्विपमेंट लगाओगे तो वो वर्क करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है तो वो ग्लो करेगा, राइट? तो इसीलिए ये क्लोज सर्किट और कंप्लीट सर्किट दोनों कहला सकता है, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5. So, which of the following precaution need not be taken while using electric appliances? Well, जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज करते हैं तो आपको इनमें से कौन सी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है? पहला अपन पढ़ते हैं, नेवर टच लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू मेन। ठीक है, कनेक्टेड टू मेन। मेन्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी मेन सप्लाई होती है, आपके घर से जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, जो कि आपको किस पे मिलती है? आपके घर में लगे हुए स्विच बोर्ड से। ठीक है, आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो आपके घर में, आपके रूम में कहाँ से मिलती है? आपको जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं वहां से मिलती है। तो वेल, ये आपसे पूछ रहे हैं कि नेवर टच लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू मेन, मतलब कि अगर आपने सप्लाई में बल्ब लगाया हुआ है, मतलब कि अगर आपका बल्ब कनेक्टेड है किसी स्विच बोर्ड से और वो जल रहा है तो हमें उसे नहीं छूना चाहिए। तो क्या ये सही बात है? जी हाँ, हमें उसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब जब आपके स्विच से कनेक्टेड होता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से वो गर्म होता है। और कभी कभी ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने उसको छुआ, वहां पर कोई वायर जो है वो कट हो कहीं से, या फिर ये हो सकता है कहीं से लीकेज हो, तो आपको शॉक भी लग सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब को आपको कभी भी नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम मेन्स। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली मेन सप्लाई पर नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, मेन सप्लाई से अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपका मेन्स आपके घर पे आती है, तो अगर आपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया तो आपका जो डिवाइस है जिसको आप यूज कर रहे हो शायद वो भी जल जाए। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, और अगर जलने के साथ साथ हो सकता है कि आपको भी शॉक लग सकता है, तो ये भी हमें नहीं ट्राई करना चाहिए। नेवर यूज एनी वायर टू रिप्लेस फ्यूज वायर। अब अपन कोई भी वायर का यूज कर सकते हैं क्या फ्यूज वायर में? फ्यूज क्या होता है? जो कि आपके घर में एज अ सर्किट ब्रेकर या फिर प्रिकॉशनरी डिवाइस लगा होता है, जो कि एक्सेस करंट आने पर उसमें लगा हुआ जो वायर है, ठीक है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, वो गर्म होकर के उस सप्लाई को वहां से तोड़ देता है, ताकि जो बहुत एक्सेस करंट हमारे घर में आ रहा है उससे हमारे घर को नुकसान ना हो। क्लियर है? तो क्या हम फ्यूज वायर में कोई भी वायर यूज कर सकते हैं? जी नहीं, स्पेशली उसके लिए वायर डिजाइन होता है, टंगस्टन वायर होता है, और दूसरे तरीके के वायर हम उसमें यूज करते हैं, लेकिन कोई भी वायर नहीं कि आपने उठाया और कॉपर वायर लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर वायर की, तो आपको कोई भी वायर वहां पर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इज
नेवर टर्न स्विच इन ऑन पोजीशन। क्या आपको कभी भी स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए? तो जी नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर आपने स्विच ऑन नहीं किया तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो आपके अप्लायंसेस कैसे काम करेंगे? तो भाई ये प्रिकॉशन अगर आप ना लें तो भी चलेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बल्ब, ठीक है, अब बल्ब की बात कर रहे हैं। अब आपने नॉर्मल अगर आपने CFL वगैरह देखे हैं तो आपको उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपके बल्ब होते हैं उसकी बात की जा रही है। सो इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर, है ना, आपका जो बल्ब होता है उसमें एक थिन वायर होता है, ये इस थिन वायर की बात कर रहे हैं, क्लियर है? सो इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड, अब इस थिन वायर को आप क्या कहते हो? फिलामेंट, कॉइल, एलिमेंट या फ्यूज वायर? तो भाई कॉइल क्या होती है? जो कि आप कुछ इस तरह से होती है, कैसी? ऐसी। ये कॉइल का यूज आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, है ना, जो कि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तब इस कॉइल का यूज करते हैं, हमने आपको समझाया था। या फिर कहीं पर भी जो वाइंडिंग होती है वहां एक कॉइल लगाई जाती है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट मतलब कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि आपके अगर मैं बात करूं तो बल्ब एक एलिमेंट है ना, स्विच एक एलिमेंट है, ओके, एंड इसके अलावा बल्ब है, स्विच है, सेल है, ये सभी एलिमेंट्स हैं। फ्यूज वायर क्या होता है? जो कि हम फ्यूज में यूज करते हैं, यूज्ड इन फ्यूज ओनली, है ना, फ्यूज, या जिसको आप सर्किट ब्रेकर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सर्किट ब्रेकर। तो अब यहां पे आपसे पूछा गया था कि थिन वायर क्या होता है बल्ब के अंदर, तो ये जो थिन वायर होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट, जो बहुत ही पतला होता है, इतना पतला होता है कि अगर आपने बल्ब को पकड़ा हुआ है तो आप देखोगे कि आपको उसमें हल्का हल्का सा वाइब्रेशन सा नजर आता है, क्योंकि वो बहुत थिन और लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिलामेंट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। So when the bulb gets fused, the electric current flow in the circuit, does not flow in the circuit, sometimes flow and sometimes not. अगर बल्ब आपका फ्यूज्ड है ना, अगर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया हुआ है और बल्ब जो है वो आपका फ्यूज है, तो क्या होगा? सर्किट में फ्लो करेगा। डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, समटाइम्स फ्लो एंड समटाइम्स नॉट। तो भाई ऐसा नहीं होता कि कभी फ्लो करे कभी ना करे। अगर फ्यूज्ड बल्ब है तो एक तरीके से क्या हो चुका है? एक तरीके से बल्ब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, तो करंट आपका जो होगा वो नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? देखिए बेसिकली क्या होता है कि करंट कब फ्लो करता है? जब उसको मिलता है एक पूरा बंद सर्किट। कैसा? क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी और ये स्विच लगा दिया जो कि खुद भी एक ऑफ ऑन पोजिशन में था, है ना। यहां से इसको ऑन किया तो ये करंट जो है वो फ्लो करना चालू हुआ। अब यहाँ पे ये जो बल्ब आपने लगाया हुआ था, अब ये क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। फ्यूज हो गया मतलब कि क्या हो चुका है कि ये आपका कनेक्शन इसने तोड़ दिया है। किसके साथ में? एक तरीके से आपके सर्किट के साथ में। तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट को कंडक्ट ही नहीं करेगा। कंडक्ट मतलब कि करंट को अपने में से पास ही नहीं होने देगा। पास नहीं होने देगा तो करंट आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। तो उस कंडीशन में ये जो आपका करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है? करंट सिर्फ तभी फ्लो करता है जब उसे फ्लो करने के लिए जगह मिले, है ना, उसको वायर मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका बल्ब फ्यूज है। फ्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई एक तरीके से यहाँ पे जो आपका बल्ब है ये अधूरा कर दिया है सर्किट को। हाँ, यहाँ से इसने ओपन कर दिया है। क्लियर है? इसीलिए ये जो आपका करंट है वो इस कंडीशन में नहीं फ्लो करेगा। ओके, अगर ये पूरा प्रॉपर बल्ब होता, फ्यूज नहीं होता, तो मैं इस डायग्राम को कैसे बनाती? ये आपका फ्यूज बल्ब है ना। तो ये आपके सर्किट को इसने यहां से खोल दिया है। लेकिन अगर ये एक चलता हुआ बल्ब होता, एक सेकेंड, अगर ये एक चलता हुआ साफ सुथरा सा बल्ब होता
तो क्या होता, ये इस तरह से आपके सर्किट से कनेक्टेड होता और आपका ये जो बल्ब है वो ग्लो भी कर जाता। ठीक है, तो फ्यूज बल्ब के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट को एक तरीके से तोड़ देता है, ओपन कर देता है, इसी कारण से करंट को रास्ता नहीं मिलता और वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन है डज नॉट फ्लो इन द सर्किट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अ ग्लोइंग बल्ब, अब ग्लोइंग बल्ब का क्या मतलब होता है, मतलब कि जो बल्ब जल रहा हो, चालू हो, ऑन हो। अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म ड्यू टू द, अब किसके कारण गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट या फिर फिजिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, चीजें गर्म हो जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। केमिकल इफेक्ट के कारण कोई केमिकल दूसरे केमिकल के ऊपर, किसी और मेटल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और फिजिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि फिजिकली कोई चेंजेस आपको दिख रहे हो, चलते हुए, घूमते हुए। तो ग्लोइंग बल्ब जब गर्म होता है तो गर्म का मतलब क्या होता है, हीट उसमें प्रोड्यूस हो रही होगी। दैट मीन्स कि ये कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये कैसे होता है, तो भाई देखिए हर चीज में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अपोज करने की प्रॉपर्टी, राइट। वैसे ही जितनी भी आपकी ग्लोइंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे बल्ब है या हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, उन सभी ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि जब आप उनमें करंट देते हो ना तो वो उसका अपोज करते हैं। उस अपोज करने के चक्कर में क्या होता है कि वहां पे प्रोड्यूस होने लग जाती है हीट। क्या होती है, हीट, क्योंकि करंट का लॉस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो भी डिवाइस है वो धीरे 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 गर्म होने लगता है। तो मतलब आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि जितने भी गर्म होने वाले डिवाइसेस होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो गर्म होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट का अपोज करेंगे, और जितना ज्यादा करंट का अपोज उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि करंट का अपोज कर रहे हैं मतलब कि करंट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो वो करंट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, करंट कन्वर्ट हो जा रहा है हीट में। तो बल्ब के साथ भी ऐसा ही होता है, जब आप उसे ऑन करते हो तो भाई वो लाइट प्रोड्यूस करता है और उसके जो मटेरियल है वो इस तरीके का होता है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके कारण से ये जो करंट है जब वो उसमें फ्लो करेगा तो वो धीरे धीरे गर्म करता है। तो इसका ऑप्शन होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Next is question number 9. So an electric iron is an example of, अब electric iron किसका example है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल या फिर फिजिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब आप आयरन को गर्म करते हो तो क्या होता है, आपको क्या मिलती है, हीट मिलती है। वो गर्म करता है, चीजों को वार्म करता है, प्रेस करने के लिए यूज करते हो आप, तो इसका मतलब वहां पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट के कारण ही वो चीज गर्म होती है और इस इफेक्ट को करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स, ठीक है। अब जो हीट आपके वायर में प्रोड्यूस होती है, अब वायर किससे बने होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, पहले समझे अपन, है ना। तो वायर जो है वो आपके मेटल से मिलकर के बने होते हैं। अब ये मेटल कुछ भी हो सकता है भाई, ये कॉपर भी हो सकता है, ओके, ये आपका गोल्ड भी हो सकता है, ये सिल्वर भी हो सकता है, ये आयरन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो भाई ये जो हीट प्रोड्यूस होती है मतलब कि वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है पहली चीज मटेरियल पे, लेंथ पे, थिकनेस पे, या ऑल ऑफ दिस। तो जी हाँ, ये जो आपका हीट है, किसी भी चीज में कितनी हीट प्रोड्यूस होनी है वो डिपेंड इन सारी चीजों पर ही करती है कि वो उस मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, किस मटेरियल का है, कितनी लेंथ है उसकी, और थिकनेस क्या है, ठीक है। क्योंकि ये सब हीट जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, जो कि होता है रो L/A, है ना, या फिर प्रोपोर्शनल लगा दो L/A, मतलब कि लेंथ पर, थिकनेस पर, और साथ ही साथ उसके मटेरियल पर। जैसे कि अगर मटेरियल की बात करूं तो आपका जो कॉपर है,
है ना, वो एज कंपेयर टू आयरन कम गर्म होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसका कम होता है, जिसकी वजह से ये हीट करंट का अपोज नहीं करता और इससे करंट आसानी से फ्लो करेगा और ये गर्म नहीं होगा। इसी की वजह से हम कॉपर वायर्स का ज़्यादातर, हमारे जितने भी आसपास आप वायर्स देख रहे होंगे अपने घरों में भी, वहाँ पर कॉपर वायर का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, और दूसरी चीज, इसकी अगर लेंथ बढ़ा देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे तो और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक करंट हैज। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने आपको बताया, जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आप लोगों को पता है कि नहीं? पता होना चाहिए भाई, पता है ही। और आपको मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेट के आसपास कुछ इस तरह से लाइंस होती हैं, है ना, जिसको आप क्या कहते हो? फील्ड कहते हो। और इसमें अगर आपने कोई और मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन का कोई पीस लाके रख दोगे तो उसको एक अट्रैक्शन मिलता है और वो मैग्नेट में जाकर के चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि एक फील्ड होती है आसपास जो कि एक अट्रैक्शन रखती है चीजों को अपनी तरफ खींचने का, चीजों को अपनी तरफ ये एक फोर्स लगाती है और अपनी तरफ खींच लेती है। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट के कारण ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है ना, तो अगर उसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम उस वायर में से करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है? हमने ये देखा कि उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाती है। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे फैंस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है और ये जो आपका फैन है वो रोटेट करना शुरू कर जाता है। क्लियर है? तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है। हीटिंग इफेक्ट तो आपने देखा ही होगा आपके घर में लगे हुए हीटर्स में, है ना। आप ये जो आयरन, जिसको मैं प्रेस भी लिख देती हूँ, कई लोग प्रेस बोलते हैं, तो आयरन में भी आप इसका यूज करते हो, है ना। केमिकल इफेक्ट मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, केमिकल इफेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपका करंट है वो बेसिकली आपके मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ये आपका हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? तो भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत सारी जगह पर यूज होती है। मतलब आपको आज के टाइम पर हम बिना करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो अब चलिए इसी अच्छी सी बात से अब जल्दी से फटाफट से हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। अब फ्यूज की जगह पर, फ्यूज मतलब आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर, है ना, कुछ लगा हुआ है सर्किट सा, ठीक है। अब पहले के टाइम पर क्या होता है, आप लोगों के टाइम पर ऐसा नहीं है, आप लोगों के टाइम पर आपको सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक दिखता है। पहले के टाइम पर ये जो बाहर आपका स्विच बोर्ड लगा होता था, है ना, जहाँ से आकर के वो रीडिंग लेते हैं और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या बिल आया है ये आपको बताते हैं। तो जहाँ पर वो सर्किट लगा होता था वहाँ पर फ्यूजेस भी होते थे सिरामिक के, ठीक है। तो उस फ्यूज में मतलब क्या होता था कि कई बार वो जो फिलामेंट है जो बीच में सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है वो जल जाता था, तो बार बार अपने को उसको रिप्लेस करना पड़ता था। लेकिन अब आ चुके हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रेकर, जिसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। क्लियर है? तो उनकी जगह अब ले ली है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ने। पहली चीज तो बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता और वो ज्यादा इफिशिएंट होते हैं, मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं एज कंपेयर टू फ्यूजेस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। तो हम यूज करते हैं भाई एमसीबी का, जो कि होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि आपके सर्किट को ब्रेक कर दे। सर्किट कौन है? आपका घर और आपके बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको बीच में से तोड़ देते हैं, ताकि आपके घर में एक्स्ट्रा करंट ना आ पाए। कभी ओवर करंट, ओवर वोल्टेज की अगर कंडीशन आ गई है या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आपके घर में, आपके घर को सेव करने के लिए जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये क्या करता है? सर्किट ब्रेक कर देता है, मतलब कि कनेक्शन को ही तोड़ देता है, ताकि जो करंट है वो आपके घर तक ना पहुंचे और आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ओके, नाइक्रोम फिलामेंट तो हम यूज करते हैं अलग अलग जगह पर, और स्विच जो है वो एक
खुद एक छोटा सा एलिमेंट है। तो हम स्विच तो क्या किस में यूज़ करते हैं, अपने घरों में हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग तरीके के हम स्विचेस का यूज़ करते हैं। लेकिन आप उसको फ्यूज से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूज एक डिफरेंट चीज है जो कि क्या करता है, करंट आने पर वो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वो अपने वायर को खुद बर्न करता था और इस तरह से सर्किट को ब्रेक करता। लेकिन स्विच क्या होता है, मैन्युअली हमें चीजों को करना पड़ता है स्विच में, और वहां पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो चाहे फ्यूज हो, वहां पर ऑटोमेटिकली ये सारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, आपको जाकर के नहीं करना पड़ता। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इनमें से किसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सेसिव करंट मतलब फ्लो नहीं करेगा डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मतलब एक्सेसिव करंट किसके कारण नहीं बहेगा, डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, शॉर्ट सर्किटिंग, स्विच इन ऑफ पोजिशन या फिर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब देखिए पहली बात होती है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। तो डायरेक्ट टचिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर हमारी एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक, जिससे कि हमने एक अप्लायंस को कनेक्ट किया है ना यहाँ पे, और एक जो दूसरा वायर जा रहा है वो यहाँ पे डायरेक्ट टच हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और एक्सेस करंट फ्लो कर सकता है। तो अगर इन दो की डायरेक्ट टचिंग हो गई, और अब आप सोचेंगे कि यार ऐसे तो हमने कई वायर्स देखे, तो ये उस केस की बात है कि जब वायर के ऊपर लगा हुआ जो रबर है वो बहुत दिनों तक यूज करने की वजह से थोड़ा सा खराब हो जाता है और निकल जाता है। तो अगर कॉपर के वायर आपस में डायरेक्ट टच हो गए तो उसकी वजह से एक्सेस करंट फ्लो कर सकता है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें तो शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है कि भाई आपने बीच में से, ये आपका सप्लाई जा रहा था, यहां पर लगा हुआ था लोड, ठीक है, और बीच में आपने एक वायर लगा दी, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, शॉर्ट सर्किट, और इसमें एक्सेस करंट जो है वो फ्लो कर जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्विच इन ऑफ पोजीशन। अगर आपका जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है, मतलब कि आपका सर्किट कैसा है, स्विच ऑफ पोजीशन का मतलब ये होता है कि सर्किट आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी हम लोड लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लोड ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लोड लगा हुआ है अगर, तो इस कंडीशन में अगर आपका सर्किट है तो क्या ऐसी कंडीशन में एक्सेस करंट फ्लो करेगा, तो भाई इस कंडीशन में तो भाई आपका जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो स्विच है वो कैसा है, ये ऑफ है, दैट मीन्स कि ये ओपन है, इसी कारण से आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट के केस में करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है, ठीक है। ओवरलोडिंग, तो भाई अगर आपने एक ही आपका मेन सप्लाई है, ठीक है, और इस मेन सप्लाई से आपने क्या किया हुआ है, इस मेन सप्लाई से आपने टीवी भी कनेक्ट किया हुआ है, आपने इसी सप्लाई से आपका रेफ्रिजरेटर भी कनेक्ट किया हुआ है, जिसको अपन फ्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने मिक्सर का यूज किया हुआ है, बहुत सारे अप्लायंसेस अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग की कंडीशन में, क्योंकि आपने ज्यादा उससे आप एक्सेस करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसमें ओवरलोडिंग से एक्सेस करंट जो है वो मेन सप्लाई से सप्लाई हो सकता है, और वहां पर भी ओवर करंट की कंडीशन हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेस करंट, तो किस में एक्सेस करंट नहीं फ्लो करेगा। तो भाई अगर स्विच ऑफ है तो फिर करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, तो एक्सेस करंट की भी बात आती ही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्विच इन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक, अब किसी वायर से, ठीक है, अगर किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, बैटरी की तरह, मैग्नेट की तरह, या फ्यूज की तरह, या कंपास निडल की तरह। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी करंट कंडक्टर से के आसपास देखा जाएगा, अगर आप मैग्नेटिक निडल को रखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें नजर में आता है। ये डिफ्लेक्शन किसके कारण होता है, तो जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण अगर मैं यहाँ पर कंपास को रखूंगी तो ये जो निडल है आपको थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती दिखेगी। ओके, सो इसका सही आंसर क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट के आसपास अगर आप कंपास निडल को रखते हो तो वो भी क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, अपनी जगह से थोड़ी सी हिलती है। इसी कारण से
क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि इसके आसपास हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका कॉपर का वायर है ये बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह। बैटरी की तरह तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बैटरी क्या होती है, बैटरी जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट हो। क्लियर है, मतलब एक जगह पर आपके चार्जेस ज्यादा है और एक जगह पर चार्जेस कम है। नेक्स्ट इज फ्यूज। तो फ्यूज एक अलग चीज है, ये एक सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। और कंपास निडल क्या होती है, जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरफ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल को ये आपकी इजीली बताती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो आपको हर एक चीज और अच्छे से क्लियर होती जाएगी बार बार, क्योंकि अगर आप चीजों का रिवीजन करते हैं ना, तो हर बार ना एक नया सा डाउट बन जाता है, एक नया सा कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप अगर ये सोचे कि यार हमने तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो भी पढ़ लिया है, रिविजन वीडियो भी देख लिया है, तो MCQ से क्या है, ये तो हमें बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार हर टाइम पर आप जितनी बार भी चैप्टर पढ़ते हो ना, आपको एक नई चीज जरूर सीखने को मिलती है। क्लियर, चलिए इसी बात से चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 15 की शुरुआत करेंगे, जो कि है फ्यूज वायर इज जनरली मेड ऑफ। अब ये जो फ्यूज वायर है वो किससे बनता है, टिन एंड लेड, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड कॉपर, क्रोमियम एंड सिल्वर। तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम टिन एंड लिड का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। निकल, क्रोमियम, निकल, कॉपर, कॉपर एंड सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है। इसी वजह से हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही जल्दी जल जाए, मतलब कि रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा, इसका मतलब वो जल्दी गर्म हो, मतलब रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो जल्दी गर्म होगा, जल्दी जलेगा और जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम टिन एंड लीड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस। अब एक कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट जा रहा है। करंट कैरी करने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो। तो अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, तो कोई क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, या फिर नाइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करता होगा एक करंट कैरिंग वायर, तो भाई करंट जा रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट तो है ही, और दूसरी चीज आसपास क्योंकि फोर्स लग रहा है निडल के ऊपर, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो एक वायर जब जिसमें से करंट फ्लो करता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही रहा है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ भी करंट का फ्लो होना और उसकी वजह से मैग्नेटिक, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट का होना, ये बाकी के इफेक्ट कहलाते हैं। और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाना, जो कि या तो अपन ये कह सकते हैं कि वायर जो है वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करना लग जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो अ बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ। अब बैटरी का क्या मतलब होता है, ओनली 2 सेल्स, 2 and more cells, only single cell, या all the above। अब बैटरी बेसिकली क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी का मतलब होता है जिसमें आपके 2 से ज्यादा सेल्स लगे हुए हो, सिर्फ 2 सेल नहीं होता है ना। बैटरी किसको कहोगे भाई, सिंबल अगर मुझे बनाना है तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, फिर ये कनेक्ट किया, फिर ये कनेक्ट किया, फिर मैंने ऐसा सिंबल बनाया था, बीच में बनाए थे डॉट। ठीक है, इन डॉट्स का क्या मतलब होता है कि बीच में और भी बैटरीज कनेक्टेड हो सकती है। सो बैटरी जो होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर 2 और मोर देन सेल। ओनली 2 जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही सेल को बैटरी कहोगे, 2 या उससे ज्यादा जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है उससे मिलकर के बनती है आपकी बैटरी। इसलिए जनरली हम बैटरी के लिए इस तरीके के सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर हम इसे करते हैं क्लियर और पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन 18 बोला गया है, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेल, इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट किसने बनाया था, H.C. ओरिस्टेड, माइकल फैराडे, ओम, फ्लेमिंग। ठीक है, सो आपको ये जान करके बड़ा मजा आएगा कि जो ओरिस्टेड थे, ठीक है, जिनके नाम से आपको कोई लॉ ज्यादातर नहीं मिलेंगे, तो H.C. ओरिस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बताया था। फैराडे के लॉ से आपको पता चलेगी भाई डायरेक्शंस, ओम के लॉ से आपको ओम्स लॉ पता चलेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट एंड राइट रूल होता है जो कि आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सर्किट ब्रेकर।
device which can be used in place of fuse in domestic electric wiring is called. Okay, so circuit breaker एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम एक फ्यूज की तरह करते हैं हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग्स में, तो हम उसे क्या कहते हैं? CBD, DCB, MCB, MCD या फिर MCB. तो जो सर्किट ब्रेकर है उसे हम कहते हैं MCB, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एंड इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज. भाई अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाना है, कोर मतलब क्या होता है? उसका बीच का पार्ट बनाना है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि आपने एक पीस लिया और उसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रिक वायर को या कॉपर के वायर को इस तरह से बाइंडिंग कर दी, या फिर इस तरह से आपने कॉइल बना दिया. ठीक है, तो ये पीस किस चीज का होना चाहिए? क्या होना चाहिए ये पीस? आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम या स्टील? तो वेल हम यूज करते हैं आयरन का. किसका यूज करेंगे? आयरन का. ठीक है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ आयरन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आयरन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. हम फटाफट से चलते हैं. सो की और स्विच इन अ सर्किट इज प्लेस्ड. अब ये जो की है या जिसको अपन स्विच भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम इस स्विच को, ये जो मैं आपको बार बार सिंबल इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है, इसको आप स्विच भी कह सकते हो या फिर आप इसे की भी कह सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो की या फिर ये जो आपका स्विच है, ये सर्किट में कहाँ पर प्लेस होता है? पहला पूछा गया लेफ्ट साइड ऑफ द बैटरी, राइट साइड ऑफ द बैटरी, एनीवेयर इन द सर्किट नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अब ये जो स्विच है भाई, ये स्विच आपने कहीं पर भी लगाया हो, जैसे अगर आपने मेरे कई बार डायग्राम्स देखे होंगे तो मैं स्विच को कहीं पर भी लगा देती हूँ, तो इसका मतलब कि हम कहीं पर भी स्विच लगा सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? सर्किट को ब्रेक करना, करंट के रास्ते को रोकना, है ना. अब जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है, आपकी सेल लगी हुई है, बैटरी जो भी आप माने, है ना, और ये लगा हुआ है. मैंने देखिए पहले यहाँ पे स्विच लगा दिया. अगर ये यहाँ से मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आपका मान लीजिए लोड है, कोई भी लोड का मतलब क्या होता है फिर से बता देती हूँ, कोई भी अप्लायंसेस है. ठीक है, यहाँ पे स्विच था, ओपन है ना. मैंने कहाँ लगाया इसको? पॉजिटिव टर्मिनल के बाद. तो यहाँ से करंट आगे नहीं जाएगा, तो ये आप मतलब यहाँ पर भी लगा सकते हो. अगर मैं इसको उठा करके यहाँ लगा दूँ और ये ओपन हो गया, तो भी क्या होगा? तो भी ये आपका काम करेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर करंट को रोक दिया कि वो नेगेटिव टर्मिनल तक जाए. जब तक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तक नहीं बहेगा तब तक कोई भी अप्लायंसेस वर्क नहीं करेगी. तो करंट को बहने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो वो यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं. ठीक है, अब इसके अलावा और कहाँ लगा के बता सकती हूँ मैं स्विच को? तो मैंने उठा करके इसे यहाँ लगा दिया. तो अब यहाँ भी लगाऊंगी तो भी करंट कैसा रहेगा? आपका सर्किट ओपन ही रहेगा. तो इसका मतलब स्विच और की जिसको आप कहते हो उसको आप सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हो. ये जरूरी नहीं है कि आपको उसको बैटरी के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल के पास लगाओ. क्लियर है? कहीं पर भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, और ये किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी सर्किट ब्रेक कर सकता है. Next is question number 22. So the coil of wire contained in a heater is known as. ओके, सो वही वो वायर का कॉइल जो कि आपके हीटर में होता है उसे आप क्या कहते हो? कंपोनेंट, सर्किट, एलिमेंट या स्प्रिंग. तो हम उसे कहते हैं एलिमेंट. क्या कहते हैं? एलिमेंट. नेक्स्ट इज विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. वेल आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से खरीदे. तो जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ISI मार्क हो, ठीक है, उसी को आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ISI मार्क का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से टेस्टेड किया हुआ है, वो सेफ है हमारी ह्यूमंस लाइफ के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी, और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो क्वालिटी है वो आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए उस पर ISI मार्क है. उस पर हर तरीके के टेस्ट किए जाते हैं. जैसे हेलमेट पर भी आपको ISI मार्क होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है. उस स्टैंडर्ड में हर चीज़ को उसी हिसाब से बनाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और आपकी ह्यूमंस की लाइफ के लिए जो बेस्ट होगा उसी पर ही ISI मार्क होता है. ठीक है, FISCC, AG मार्क या फिर KSK, ये सारे मार्क्स नहीं. हमारे अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस
अप्लायंसेस हैं तो उसमें हमारा ISI मार्क होना चाहिए। आप देखोगे कि आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं अगर अच्छे हैं तो उन सभी में ISI मार्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि हमने एक आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर कॉइल मतलब कॉपर के वायर को लपेट दिया, कॉइल को लपेट दिया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह कब बिहेव करती है? व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द कॉइल all the time, only if a current does not passes through the coil, या none of these. So well magnetic ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि ये आपने एक वायर है जिसको इसके ऊपर आपने इस तरह से लपेट दिया है, ठीक है। और अच्छे तरीके से अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये आयरन का पीस जिसके ऊपर मैंने क्या किया, ये आपके कॉइल को इस तरह से लपेट दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई ये कब करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी जाने पर मैग्नेट बन रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? नाम से ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब जब इस कॉइल से करंट पास होगा तब तब ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? इससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब जब इस कॉइल से फ्लो करेगा तब तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। हमेशा नहीं करेगी, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो भी नहीं करेगी, और नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल। तो जब जब कॉइल से, ये आपका ये जो कॉइल है, जब जब इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा तब तब, ठीक है, तब तब ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर है? Next is question number 25. An electric bell has an electromagnet, hammer, interrupter, ऑल ऑफ दिस। तो अभी इलेक्ट्रिक बेल में क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होती है, हैमर भी होता है, इंटरप्टर भी होता है। दैट मीन्स कि इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, एक मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो हैमर है ये उसके गोंग पर जाकर के पड़ता है, इंटरप्टर की वजह से वो अपनी वापस पोजीशन पे आता है। तो मतलब कि सारी चीज़ें जो है ये मिलकर के इलेक्ट्रिक बेल को बनाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक बेल को हम और अच्छे से पढ़ें तो भाई कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक बेल को समझाया हुआ है, वहाँ जाकर के इसको समझ सकते हैं। क्लियर? अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसके अंदर आपको एक फिलामेंट या फिर एक पेपर टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन का वो किससे बना होता है? आयरन, निकल, नाइक्रोम या टंगस्टन। तो हम उसमें यूज करते हैं नाइक्रोम का। तो आपने कभी आयरन को देखा होगा अगर, तो उसके अंदर ना एक शीट जैसी होती है जो कि नाइक्रोम मटेरियल की होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि आयरन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 26 तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं एमसीक्यू में। 27 में आपसे पूछा है when electric current is passed through the filament of bulb it gives off sound and heat and magnetism, heat and light। तो वेल आपने अपने घरों में बल्ब को तो देखा ही होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब को, या आपने आसपास देखा होगा। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है? जी नहीं, साउंड क्यों प्रोड्यूस करेगा? उसमें कुछ ऐसी चीज लगी ही नहीं है। हीट एंड मैग्नेटिज्म, क्या वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा सिर्फ बल्ब? जी नहीं, बल्ब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ऐसा कुछ वायर नहीं है, वो एक ग्लास है और उसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ है जो कि आपको देता है हीट एंड लाइट। क्योंकि लाइट तो देता ही है, साथ ही साथ हीट अगर आप उस बल्ब को छुएंगे तो वो गर्म लगता है। जिसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो हीट अप होता है। जितने भी लाइटनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब बल्ब भी क्या करता है? बल्ब भी आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। Next, question number 28. Read the following sentences carefully and choose the incorrect one. आपको क्या बताना है? इसमें से incorrect बताना है, right? So, electric current is actually a flow of charged particles called electrons in a conductor. So, क्या electric current क्या है? Electric current एक flow of charged particle है। क्या इलेक्ट्रॉन के flow होने से electric current produce होता है या इलेक्ट्रॉन का flow ही electric current है?
क्या ये सही है? तो जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? वो करते हैं भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और आपका जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ओके, सो अ सेल और बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट दिस करंट नॉट फ्लो आउट ऑन इट्स ओन। क्या सेल और बैटरी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कि जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है, लेकिन बट दिस करंट नॉट फ्लो आउट ऑन इट्स ओन, और ये करंट क्या खुद से बाहर नहीं आ सकता? तो जी हाँ, जब तक कि हम सेल और बैटरी के साथ किसी सर्किट को कनेक्ट ना कर दें, किसी वायर को ना लगा दें, तो ये काम नहीं करेगा। क्या बैटरी से अपने आप करंट निकलना शुरू हो जाता है? जी नहीं, जब तक कि आप उसमें कुछ वायर्स कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक कि करंट को रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक वो फ्लो नहीं करेगा। A continuous conducting path between the two terminals of a cell of battery along which an electric current flow is called a circuit. एक continuous conducting path का मतलब क्या होता है? जिससे कि करंट फ्लो करता है ना? So a continuous conducting path between the two terminal of a cell or of a battery along which with an electric current along with electric current flow is called the electric circuit. तो जी हाँ, हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, और इसका मतलब इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेल और बैटरी तब तक करंट को फ्लो नहीं करती है, तब तक वो चार्ज ऑन नहीं कहलाती हैं, जब तक कि हम उसमें किन्हीं वायर्स को ना कनेक्ट कर दें, और एक जो क्लोज पाथ होता है जो कि कंडक्टिंग वायर्स के साथ है, आप उसे सर्किट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. सो अ इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या वहां पे कोई केमिकल इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में हीटिंग की वजह से ही हमें समझ में आता है कि ओवर करंट हो रहा है या बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ जाते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर बनानी है तो मैं आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम या स्टील में से कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए? तो मुझे चूज करना चाहिए आयरन को, क्योंकि ये मटेरियल कुछ इस तरह से होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। यही कारण है कि हम बहुत सारी जगह लाइक ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन सभी में हम आयरन का यूज करते हैं एज अ कोर। So the circuit breaker device which can be used in a place of fuse is in a domestic electric wiring is called MCB. हम एक बार और देख चुके हैं, ठीक है। And choose the statement which is not correct in the case of electric fuse. अब फ्यूज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए। सो फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। क्या ये सभी बिल्डिंग्स के सभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूजेस को इंसर्ट किया जाता है? देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की कि वो सिर्फ इतना ही करंट हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर सकता है? देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक मिनिमम लिमिट भी होती है। If a proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if current exceeds the safe limit. If a proper fuse is inserted in a circuit, ठीक है, अगर एक proper fuse आपने सर्किट में लगाया हुआ है, it will blow off if current exceeds the safe limit. तो भाई बेसिकली यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन जो गलत है वो ये है कि फ्यूज का यूज किस लिए करते हैं। तो याद रखिए कि फ्यूज जो है बेसिकली ये आपको तब काम में आता है जब मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर दे, मैक्सिमम लिमिट के बाद। मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए कि एक आपका सर्किट है, ठीक है, इसको समझिए पहले ध्यान से कि एक आपका सर्किट है जिसमें से सिर्फ आपका 50 एम्पियर करंट बह रहा होता है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम मतलब 50 एम्पियर तक का करंट बह सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई? 50 एम्पियर। अब अगर 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करना लग जाएगा, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा, तो फिर फ्यूज़ वहाँ पर काम करता है, वहाँ पर लगा हुआ उसका जो वायर है वो जलेगा, या एमसीबी जो है वो उसे ट्रिप कर देगी, और ये जो ज़्यादा करंट है वो हमारे घर तक नहीं आएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा करंट आया तो आपके अप्लायंसेस जल जाएंगे, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहला बोल रहा था फ्यूज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। अब हमारे हर बिल्डिंग में क्या होता है, हर बिल्डिंग में सभी के यहाँ एमसीबीज लगी होती हैं, ठीक है, सबके यहाँ ये मीटर्स होते हैं। तो सब मतलब क्या है कि आपका जो एक घर, 2-3 घरों के बीच में एक जो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका ये जो एमसीबी होता है ना, वहाँ पे फ्यूज लगे होना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सेस करंट आ रहा है तो करंट कहाँ से आता है, आपके लाइन से, ठीक है। अब वो लाइन से करंट आया बीच में, जो कि आपके घरों में डिवाइड हो रहा था, अगर वहीं पर ज्यादा करंट आएगा तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, एमसीबी उसको रोक देगा, ट्रिप कर देगा और आगे एक्सेस करंट नहीं जा पाएगा। तो जी हाँ, हर जगह हर बिल्डिंग में एमसीबीज का यूज होता है, फ्यूजेस का यूज होता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि जिस पर, मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक करंट की लिमिट होती है कि इससे ज्यादा करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। तो जी हाँ, हर इलेक्ट्रिक सर्किट में एक मैक्सिमम लिमिट होती है। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में यह भी बोला जाता है कि इतना मिनिमम करंट इसमें से फ्लो होना चाहिए? जी नहीं, हमेशा आपको मैक्सिमम लिमिट की बात की जाएगी, उससे कम करंट भी फ्लो कर सकता है। जैसे कि आपके घर में आप मैक्सिमम करंट सिर्फ 50 एम्पियर, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ओके, सिर्फ 50 एम्पियर आना है। अब क्या उससे कम नहीं आएगा? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कम कितना भी आए लेकिन ज्यादा नहीं होना, क्योंकि ज्यादा करंट हमारे अप्लायंसेस के लिए खराब है। देन इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। जी हाँ, अगर हमने किसी सर्किट में फ्यूज को लगाया हुआ है तो जब एक्सेस करंट होगा, बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, तो ब्लो ऑफ मतलब कि वो उस ब्रेक कर देगा आपके सर्किट को। और देयर इज अ मिनिमम लिमिट, तो नहीं, मिनिमम लिमिट नहीं होती। और हमसे यही पूछा गया था कि जो आपके फ्यूज के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है वो आपको बताना था, तो वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट हमने इसको समझ लिया। सो इन अ फिलामेंट टाइप बल्ब लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ। अब फिलामेंट टाइप ऑफ बल्ब क्या होता है, आपका जो बड़ा सा बल्ब जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जो येलो लाइट आपको देता था, तो वो जो बल्ब होता है, ठीक है, फिलामेंट टाइप ऑफ बल्ब कहते हैं उसे, क्योंकि उसमें फिलामेंट का यूज होता है। सो लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, उसमें कई जो आपकी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो वेस्ट हो जाती है। किस फॉर्म में? मैग्नेटिज्म के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट या हीट। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि बल्ब में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा बल्ब पर, ठीक है, साउंड भी नहीं है, लाइट वेस्ट नहीं होती। लाइट तो हमें क्या हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमें मिली। तो लाइट क्या है, आपको एनर्जी ही है, वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज क्या है? हीट। क्या है? हीट। क्योंकि जो हीट है वो क्या कर रही है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट के फॉर्म में उसने कन्वर्ट करके उसे छोड़ दिया। समझ में आया? तो क्या होता है वेस्टेज? हीट होता है। क्योंकि आपने बल्ब किस लिए बनाया हुआ था? बल्ब आपने बनाया था कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें जाएगी और आपको उसकी मदद से लाइट मिलेगी, लाइट एनर्जी मिलेगी। लेकिन हीट फोकट में बीच में आ गई, वो क्या कर रही है, जबरदस्ती बल्ब को गर्म कर रही। तो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट में तो कन्वर्ट हो ही रही है, साथ ही साथ हीट के फॉर्म में भी उड़ जा रही है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हीट वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी है। और यही आपसे पूछा था कि फिलामेंट बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, तो वो हो जाती है हीट के फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हम कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं इसके एंड पर। आई होप आपको ये जो एमसीक्यूज था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का, ये हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम्स के लिए। और इसका अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं, रिवीजन वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ से देख सकते हैं? ये सभी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगा। एमसीक्यूज में हमने और भी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं। सो आप वो कैसे देखेंगे, तो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको क्लास 7 सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लास 7 सिलेक्ट करते हैं ना, तो इस तरह से फोल्डर ओपन हो जाता है। इस फोल्डर में आपको साइंस पर जाना है, वॉच नाउ पर क्लिक करना है। वॉच नाउ करते साथ ही आपको नीचे एक लिस्ट दिखती है, चैप्टर 1 उसके सारे टॉपिक्स दिखेंगे और उसका एमसीक्यू, चैप्टर 2 उसके सारे टॉपिक्स और एमसीक्यू। तो सारे एमसीक्यूज चैप्टर्स के साथ ही हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी इन्हीं में मिल जाएगा आपको। क्लियर है? एग्जाम्पलर के लिए आपको दूसरी प्लेलिस्ट पर जाना है और वन शॉट रिवीजन, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। क्लियर है? तो वैसे ही आप जैसे ही किसी भी एमसीक्यू पर क्लिक करोगे तो एक
स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आप जब पूरा वीडियो देखें और आपको जब पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिएगा अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी एमसीक्यू के साथ एग्जाम प्रिपेयर करें। देन उसके बाद आप इसे शेयर करिए उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो कि आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जितना भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।